जय हिंद दोस्तों। आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक पड़ोसी देश की अंदरूनी हिंसा नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच, एक पूरा पैटर्न और एक खतरनाक ट्रेंड को दिखाता है। बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बेकाबू हो चुके हैं। सड़कों पर आग है, हाथों में पत्थर है, चेहरे नकाब से ढके हुए हैं और हर सवाल का जवाब सिर्फ एक नाम पर डाल दिया गया है, भारत। अब जरा ध्यान से समझिए, ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई स्पॉन्टेनियस गुस्सा नहीं है, ये एक सोची समझी अराजकता है जिसमें टारगेट सिर्फ सरकार या पुलिस नहीं, बल्कि मीडिया, जर्नलिस्ट और सच्चाई है। बांग्लादेश में हाल ही में जो हुआ वो अगर आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेंगे तो शायद समझ ना आए, लेकिन अगर आप परत दर परत देखेंगे तो एक बहुत डरावनी तस्वीर सामने आती है। दो बड़े मीडिया हाउसेस, प्रोथोम आलो और डेली स्टार, इनके ऑफिसेस को भीड़ ने घेर लिया। अंदर जर्नलिस्ट मौजूद थे। बाहर से गेट बंद किया गया, ताले लगाए गए और फिर आग लगा दी गई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई गलती नहीं थी, ये सीधा सीधा मर्डर इंटेंट था। सोचिए जरा, कोई बिल्डिंग के अंदर लोगों को बंद करे, बाहर से ताला लगाए और फिर आग लगा दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अंदर मौजूद हर इंसान को मरने के लिए छोड़ देना। और ये वही मीडिया था जिसने कुछ समय पहले तक इन्हीं प्रोटेस्टर्स का साथ दिया था। अब सवाल उठता है, इतना गुस्सा क्यों? इस पूरे हंगामे की शुरुआत एक नाम से जोड़ दी गई, शरीफ उस्मान हादी, एक स्टूडेंट लीडर जो हालिया स्टूडेंट अपराइजिंग का बड़ा चेहरा था। उसी आंदोलन का हिस्सा जिसने शेख हसीना को सत्ता से हटाया और देश को अस्थिरता की तरफ धकेल दिया। उस्मान हादी पर ढाका में हमला हुआ। नकाबपोश हमलावर आया, सिर में गोली मारी और भाग गया। उसे सिंगापुर ले जाया गया, जहां कई दिनों तक इलाज चला, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब ध्यान दीजिए, गोली बांग्लादेश में चली, इलाज सिंगापुर में हुआ, मौत सिंगापुर में हुई, लेकिन सड़कों पर नारे लग रहे हैं, भारत की साजिश। यही वो पॉइंट है जहां समझदारी खत्म होती है और अराजकता शुरू होती है। भारत का नाम ऐसे उछाला जा रहा है जैसे हर गोली, हर आग और हर लाश का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बैठा हो। सवाल यह है कि अगर एक स्टूडेंट लीडर की हत्या हुई तो मीडिया ऑफिस क्यों जलाए गए? अगर गुस्सा सरकार से है तो जर्नलिस्ट को क्यों मारा जा रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, जो मीडिया कल तक प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ा था, आज वही मीडिया इनके निशाने पर क्यों है? यहीं से बांग्लादेशी प्रोटेस्ट की असली फितरत सामने आती है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये सिर्फ दुख नहीं है, ये कंट्रोल से बाहर भीड़ की साइकोलॉजी है। डेली स्टार के रिपोर्टर महमूद हसन खुद बताते हैं कि किस तरह बांग्लादेश आर्मी को बीच में आकर लोगों की जान बचानी पड़ी। एक आर्मी मेजर ने लीड करके इवैक्यूएशन कराया, वरना हालात ऐसे थे कि जर्नलिस्ट जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब आग लगाई गई तो सिर्फ जलाने का काम नहीं हुआ। भीड़ ने अंदर घुसकर सीपीयू, मॉनिटर, कुर्सियां, इक्विपमेंट जो हाथ लगा सब लूट लिया। यानी ये सिर्फ आर्सन नहीं था, ये लूट, हिंसा और तोड़फोड़ का पूरा पैकेज था। अब आप खुद सोचिए, जो लोग प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी के नाम पर सड़कों पर उतरते हैं, वही लोग जर्नलिस्ट को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाता है कि बांग्लादेश का प्रेस कितना फ्री है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बांग्लादेश ऊपर चढ़ता है, भारत नीचे दिखाया जाता है। सवाल यह नहीं है कि कौन सा देश किस रैंक पर है, सवाल यह है कि जिस देश में मीडिया ऑफिस जलाए जा रहे हैं, वहां प्रेस फ्रीडम कैसे मापी जा रही है। अगर प्रेस फ्रीडम का मतलब यह है कि आप मीडिया को आग लगा सकते हैं, जर्नलिस्ट को मारने की कोशिश कर सकते हैं और फिर भी आपको फ्री कहा जाए, तो ऐसी फ्रीडम भारत में सच में नहीं है और शायद होनी भी नहीं चाहिए। दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति तक सीमित नहीं है। यह कहानी आगे चलकर भारत की सुरक्षा, भारत की सीमाओं और भारत की नीति से जुड़ती है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अचानक नहीं है। ये एक लंबे समय से सुलग रही आग है जिसे अब पेट्रोल डालकर भड़काया जा रहा है। और हर बार की तरह सबसे आसान रास्ता चुना गया, भारत को दोष दो। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे एंटी इंडिया नैरेटिव को जानबूझकर हवा दी जा रही है, कैसे डिप्लोमैटिक प्रीमाइसेस तक को टारगेट किया गया और कैसे ये सब एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा बनता जा रहा है। हमने समझा कि कैसे एक स्टूडेंट लीडर की मौत को बहाना बनाकर बांग्लादेश में मीडिया हाउसेस को टारगेट किया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
असल खेल इसके बाद शुरू होता है, जब गुस्से की दिशा अचानक बदल दी जाती है। यहां से एंट्री होती है एंटी इंडिया नैरेटिव की। अब जरा ध्यान से समझिए। शरीफ उस्मान हादी की मौत सिंगापुर में हुई, इलाज सिंगापुर में हुआ, गोली बांग्लादेश में चली, लेकिन सड़कों पर नारे लगते हैं, इंडिया मुर्दाबाद, भारत साजिश कर रहा है, इंडिया इज बिहाइंड दिस। सवाल यह है कि भारत का रोल कहां से आ गया? यह वही पैटर्न है जो बांग्लादेश में हर बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान देखने को मिलता है। जब भी अंदरूनी हालात बिगड़ते हैं, जब भी सत्ता संघर्ष तेज होता है, जब भी जनता का गुस्सा कंट्रोल से बाहर जाता है, एक सेफ टारगेट चुना जाता है, और वो सेफ टारगेट है भारत। क्यों? क्योंकि भारत पर इल्जाम लगाना आसान है, क्योंकि भारत जवाब देने में संयम रखता है, क्योंकि भारत तुरंत रिएक्शन नहीं देता, और यही संयम कई बार कमजोरी समझ लिया जाता है। ढाका, राजशाही और दूसरे शहरों में जो हुआ वो सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा। प्रोटेस्टर्स ने इंडियन डिप्लोमैटिक प्रेमाइसेस की तरफ मार्च करने की कोशिश की। कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, एक स्टूडेंट लीडर की मौत पर इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर के घर के बाहर भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है? ये सवाल कोई नहीं पूछता, क्योंकि सवाल पूछने वाला मीडिया खुद आग में झुलस चुका है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये डायरेक्टेड एंगर है। किसी ने तय किया है कि भीड़ किस दिशा में बहेगी, और यही वो पॉइंट है जहां मामला सिर्फ बांग्लादेश का नहीं रहता। दोस्तों, जब डिप्लोमैटिक मिशन टारगेट होते हैं तो ये इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं रहता, ये इंटरनेशनल कंसर्न बन जाता है। किसी भी देश के एम्बेसी या हाई कमीशन पर हमला एक सीधा मैसेज होता है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यही वजह है कि भारत ने धीरे धीरे बांग्लादेश में अपने वीजा सेंटर्स बंद करने शुरू किए। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है, अगर डिप्लोमैट्स खतरे में हैं, अगर खुलेआम एंटी इंडिया हिंसा हो रही है, तो फिर ढाका में इंडियन एम्बेसी और दिल्ली में बांग्लादेशी एम्बेसी खुली क्यों है? ये सवाल इमोशन नहीं है, ये स्ट्रेट स्ट्रेटेजिक सवाल है। कई लोग कहते हैं ये डिप्लोमेसी है, ऐसे नहीं करते। लेकिन जब सामने वाला हर रेड लाइन क्रॉस कर रहा हो, तो सिर्फ एडवाइजरी जारी करना काफी नहीं होता। दोस्तों, यहां एक और लेयर है जिसे समझना जरूरी है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात सिर्फ स्टूडेंट मूवमेंट या पॉलिटिकल वायलेंस का नतीजा नहीं है। इसके पीछे पावर वैक्यूम, चुनावी राजनीति और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तीनों काम कर रहे हैं। फरवरी में चुनाव है, पावर के लिए संघर्ष तेज है, और मोहम्मद यूनुस जैसे चेहरे जमात इस्लामी जैसे ग्रुप्स के साथ मिलकर ये चाहते हैं कि देश अस्थिर रहे, क्योंकि अस्थिरता में ही स्पेस बनता है। जितना ज्यादा क्लेश, जितना ज्यादा खून खराबा, उतना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर, और उतना ही आसान सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। और इस पूरे खेल में भारत को विलेन बनाना सबसे आसान मूव है। अब यहां चीन का एंगल धीरे धीरे उभरता है। चीन बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, पोर्ट्स, एयरबेस, मिलिट्री कोऑपरेशन। मोंगला पोर्ट, लालमोनिहाट एयरबेस, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसके आसपास चीनी एक्टिविटीज बढ़ रही है। और बांग्लादेश की जमीन अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो ये सिर्फ बांग्लादेश की समस्या नहीं रहती, ये डायरेक्ट भारत की सिक्योरिटी से जुड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बॉर्डर के उस पार नहीं है, सबसे बड़ा खतरा बॉर्डर के इस पार है। दोस्तों, आज अगर बांग्लादेश की आबादी 17-18 करोड़ है, तो उसमें से करीब 3 करोड़ लोग भारत में रह रहे हैं। ये कोई अनुमान नहीं है, ये आंकड़े संसद में दिए जा चुके हैं। नोएडा, दिल्ली, बंगाल, असम, हर जगह बांग्लादेशी घुसपैठ एक ओपन सीक्रेट है। ये लोग हिंदू नाम रखते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं, और समाज कहता है कोई बात नहीं, वासुदेव कुटुंबकम। लेकिन ये वासुदेव कुटुंबकम एकतरफा क्यों है? जब भारत मदद करता है, पैसा देता है, बिजली देता है, रॉ मटेरियल देता है, तो बदले में मिलता है एंटी इंडिया स्लोगन, डिप्लोमैटिक अटैक और हिंसा। इतिहास गवाह है, 1971 की जंग इसी वजह से हुई थी। तब भी यही हुआ था, घुसपैठ, अराजकता और बाद में युद्ध। लेकिन लगता है हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। दोस्तों, अब जरा ईमानदारी से एक सवाल पूछना जरूरी है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें सिर्फ बांग्लादेश की गलती है क्या? या फिर कहीं न कहीं भारत की नीतियों ने भी इस हालात को बनने दिया है? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है ओवरनिटेरियन अप्रोच।
हर पड़ोसी के लिए दरवाजे खुले, हर संकट में मदद, हर बार बिना शर्त सपोर्ट। समस्या मदद करने में नहीं है, समस्या ये मान लेने में है कि सामने वाला भी वैसा ही सोचेगा। जब बांग्लादेश में बाढ़ आती है, भारत पानी भेजता है। जब दवाइयों की कमी होती है, भारत मेडिकल सप्लाई देता है। जब बिजली चाहिए, भारत ग्रिड से जोड़ देता है। लेकिन बदले में क्या मिला? एंटी इंडिया नैरेटिव, स्टोन पेल्टिंग, डिप्लोमैट्स पर हमले और मीडिया ऑफिस जलाए जाने के बाद भी भारत को दोष। दोस्तों, ये सिर्फ बाहर का खतरा नहीं है, असल खतरा धीरे धीरे भारत के अंदर जड़े जमा रहा है। बांग्लादेश से होने वाली इन्फिल्ट्रेशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले 10-15 सालों में इसका स्केल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। 2016 में संसद में कहा गया था कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। आज 2025 के आसपास ये आंकड़ा 3 करोड़ के करीब माना जाता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये डेमोग्राफिक शिफ्ट है। नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, असम, हर बड़े शहर के आसपास फ्लावर सेलर, सब्जी विक्रेता, घरेलू कामगार, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मौजूद है। ये लोग कैसे आते हैं? वेस्ट बंगाल बॉर्डर से। लोकल एजेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, हिंदू नाम और फिर आधार कार्ड। जब एक बार डॉक्यूमेंट बन गया तो सिस्टम के अंदर घुसना आसान हो जाता है और यहीं से शुरू होता है लॉन्ग टर्म रिस्क। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत के कुछ इलाकों में लोकल पॉलिटिक्स पर भी इनका असर दिखने लगेगा। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये डेमोग्राफिक मैथमेटिक्स है। जब बड़ी आबादी वोटर बनती है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बदलता है। आज लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कल वही लोग वोट डालेंगे और फिर वही नेता आएंगे जो इन्हें बचाने की बात करेंगे। ये सब धीरे धीरे होता है, शोर मचाकर नहीं। अब सवाल उठता है, जब हमें ये सब पता है तो हम रोक क्यों नहीं रहे? क्यों बॉर्डर अभी भी सॉफ्ट है? क्यों इन्फिल्ट्रेशन जारी है? क्यों हर बार सिर्फ एडवाइजरी जारी करके चुप बैठ जाते हैं? कई लोग कहते हैं ये जियोपॉलिटिक्स है, ऐसे सीधे फैसले नहीं लिए जाते। लेकिन जियोपॉलिटिक्स का मतलब आत्मघाती होना नहीं होता। चीन अपने इंटरेस्ट के लिए कोई इमोशन नहीं दिखाता, ना ह्यूमैनिटेरियन ड्रामा, ना मॉरल लेक्चर। वो पैसा डालता है, पोर्ट बनवाता है, मिलिट्री एक्सेस लेता है और काम निकलवाता है। बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। चीन धीरे धीरे इकोनॉमिक कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल और मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ा रहा है और भारत अभी भी नेबरहुड फर्स्ट लाइन दोहरा रहा है। दोस्तों, नेबरहुड फर्स्ट तब चलता है जब पड़ोसी भी फर्स्ट मानता हो। अगर पड़ोसी आपकी जमीन को आपके खिलाफ इस्तेमाल होने दे, आपके डिप्लोमैट्स पर हमला होने दे और आपकी मीडिया को विलेन बनाए, तो वहां पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। अब एक और सवाल उठता है, अगर बांग्लादेश में सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है तो हम अपने नागरिकों को वहां क्यों रख रहे हैं? क्यों हम अभी भी वीजा प्रोसेस चालू रखे हुए थे? अच्छा हुआ कि कम से कम वीजा सेंटर्स बंद किए गए, लेकिन ये आधा कदम है। जब माहौल नॉर्मल हो जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार आ जाएगी, तब डायलॉग हो सकता है। अभी नहीं। अभी प्राथमिकता होनी चाहिए अपने लोगों की सुरक्षा, अपने बॉर्डर की सुरक्षा और अपने इंटरेस्ट की रक्षा। दोस्तों, एक बात क्लियर है, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वो अचानक नहीं रुकेगी। ये धीरे धीरे बुझने वाली आग नहीं है, ये पेट्रोल से लगी आग है। और जैसे मैंने पहले कहा था, ये और बढ़ेगी, अचानक, तेज, और फिर भारत पर इल्जाम लगेगा। ये पैटर्न है। आज मीडिया ऑफिस जले हैं, कल कुछ और जलेगा और हर बार उंगली भारत की तरफ उठेगी। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो तो हम देख ही चुके हैं। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, और उससे भी जरूरी, भारत को क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी भी यही सोचते रहे कि देखते हैं, स्थिति पर नजर है, डिप्लोमेसी से हल निकलेगा, तो इतिहास एक बार फिर हमें माफ नहीं करेगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है वो शॉर्ट टर्म अराजकता नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। फरवरी में चुनाव है, पावर के लिए लड़ाई है, और जब लोकतांत्रिक तरीके से रास्ता मुश्किल लगता है तो सड़कों पर आग लगाई जाती है। मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी जैसे एलिमेंट्स को यह अच्छी तरह पता है कि जितना ज्यादा देश अस्थिर होगा, उतना ज्यादा इंटरनेशनल इंटरवेंशन की गुंजाइश बनेगी और उतना ही भारत को घसीटा जाएगा। और यह सब हो भी रहा है। आज मीडिया जला है,
कल सरकारी इमारतें जलेंगी, परसों किसी न किसी की मौत होगी, और हर बार एक ही लाइन, इंडिया इज बिहाइंड इट। दोस्तों, ये मैं आज नहीं कह रहा, ये पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। अब भारत के पास ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन, कुछ न करो, बस सहते रहो। ये वही ऑप्शन है जो हम दशकों से अपनाते आए हैं। परिणाम सबके सामने है। घुसपैठ बढ़ी, डेमोग्राफी बदली, और दुश्मन और निडर हुआ। दूसरा ऑप्शन, सिर्फ स्टेटमेंट और एडवाइजरी। ये भी हम कर रहे हैं, पर एडवाइजरी तब काम करती है जब सामने वाला सुनने की स्थिति में हो, जब सामने भीड़ हो, आग हो और एंटी इंडिया नफरत हो। तब एडवाइजरी सिर्फ फाइलों में अच्छी लगती है। तीसरा ऑप्शन, हार्ड डिप्लोमैटिक स्टैंड। यहीं से असली फैसले शुरू होते हैं। अगर भारत सच में सीरियस है तो सबसे पहले करना चाहिए ढाका में अपने नॉन एसेंशियल स्टाफ को इवैक्यूएट करना। स्पष्ट मैसेज आना चाहिए, जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते, जब तक चुनाव पूरे नहीं होते, जब तक हिंसा बंद नहीं होती, कोई बिजनेस एज यूजुअल नहीं। वीजा सेंटर्स बंद करना सही कदम था, लेकिन यह काफी नहीं है। सवाल सीधा है, अगर भारत के डिप्लोमैट्स पर पत्थर चल सकते हैं तो दिल्ली में बांग्लादेशी एम्बेसी क्यों खुले? डिप्लोमेसी दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं। अब चौथा और सबसे जरूरी ऑप्शन, इन्फिल्ट्रेशन पर ब्रेक। दोस्तों, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं। अगर बॉर्डर पार हो रहा है तो सिस्टम के अंदर भी कोई न कोई ढील है। बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के इन्फिल्ट्रेशन कभी नहीं रुकेगा। फेंसिंग, टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सब कुछ है। कमी सिर्फ एक चीज की है, डिसीजन की। आज अगर हम नहीं रुके तो आने वाले 10 साल में यह समस्या कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, और तब कोई वासुदेव कुटुंबकम काम नहीं आएगा। दोस्तों, एक और कड़वा सच है, भारत ने बांग्लादेश को पैसा दिया, बिजली दी, रॉ मटेरियल दिया, ट्रेड एक्सेस दिया। ये सब गिफ्ट्स थे, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में गिफ्ट्स नहीं, इंटरेस्ट चलते हैं। चीन ये बात बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो पैसा देता है और बदले में पोर्ट लेता है, एयरबेस लेता है, इन्फ्लुएंस लेता है। भारत ने दिल दिया, चीन ने डील की, और आज नतीजा हमारे सामने है। बांग्लादेश की जमीन धीरे धीरे भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और सबसे दुखद बात यह है कि भारत के अंदर बैठे लोग अभी इस खतरे को हल्के में ले रहे हैं। लोग कहते हैं, अरे ये सब तो चलता रहता है, अरे ये तो नेबरहुड इश्यू है, अरे इंडिया इतना बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। 1971 में भी लोगों ने यही सोचा था, और फिर जंग हुई। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश से सारे रिश्ते तोड़ दो। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, रिश्ते रहेंगे, लेकिन रिश्ते कमजोरी पर नहीं, बराबरी पर होने चाहिए। अगर सामने वाला आपकी सहनशीलता को आपकी मजबूरी समझे तो वहां लाइन खींचनी पड़ती है। अभी समय है। अभी भी अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिग्नल गया, बॉर्डर टाइट हुए और डिप्लोमेसी में सख्ती आई, तो हालात संभल सकते हैं। वरना जो आज बांग्लादेश में जल रहा है, उसकी चिंगारी कल भारत के अंदर भी दिख सकती है, और तब सवाल पूछने का समय नहीं रहेगा। तब सिर्फ नुकसान गिनने का वक्त होगा। दोस्तों, यही वजह है कि इन मुद्दों पर बात करना जरूरी है, बिना डर के, बिना लागल पेट के। अगर आपको यह पूरा एनालिसिस समझ आया, अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की नींव होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।